दोस्तों नमस्कार। आजकल भारत की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि परिवारों में प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा होता है। किसी और कारण से आपस में भाइयों में लड़ाई होती है। बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस आपस में काम नहीं कर सकते, इसलिए उनमें बंटवारा होता है। लेकिन जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को लेके भी बंटवारा हो रहा है। थोड़े समय पहले हमने देखा जिस तरह से शिवसेना के दो पार्ट हुए, उसमें से अब झगड़ा इस बात का था कि शिवसेना का सिंबल किसको मिलेगा। आज जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो एनसीपी, शरद पवार साहब की पार्टी को लेकर कि उनके और उनके भतीजे के बीच में ये पार्टी स्प्लिट हुई और आज इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया कि जो चुनाव का चिन्ह है, जो घड़ी का सिंबल है, वो अजीत पवार साहब जो उनके भतीजे हैं उनको दिया जाएगा। पवार साहब को ये कहा गया है कि आप अगले 24 घंटे में अपने लिए कोई नया चुनावी चिन्ह ढूंढ लें और उसको फिर इलेक्शन कमीशन आने वाले चुनाव के लिए रिकॉग्नाइज करेगा, ताकि आप उस चिन्ह के आधार पे, उस सिंबल के आधार पे चुनाव लड़ सकेंगे। दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आज का, अगर आज आप इस ऑर्डर को पढ़ते हैं तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह से निर्णय लिया है और जिस आधार पे तथ्यों को ध्यान में रख के निर्णय लेने की बात की गई है, अगर हम उस पे जाएं तो आपको पता लगेगा कि शायद जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जितनी भी फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, शायद उनके लिए आने वाले दिन काफी कष्टदायक हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। जिस तरह से छोटी रीजनल पार्टीज हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी हो या मुलायम सिंह जी की पार्टी रही हो या जितनी भी रीजनल पार्टीज रही हो, जिनको मैं फैमिली ओरिएंटेड पार्टी बोलता हूं, इनमें जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। उन्हीं लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता है जो यस मैन होते हैं, जो संस्थापक या जो मुखिया है उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वरना उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा, उसको किसी भी पार्टी की पोजीशन पे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। जब एनसीपी का सिंबल अजीत पवार साहब को दिया गया तो ये करीब 140 पेज का ऑर्डर है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है जिसको मैंने पूरा पढ़ा और मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे शायद आने वाले समय में जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टी हैं, उनको सजग हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके अस्तित्व की लड़ाई सामने आ जाएगी। सबसे पहले तो ये हुआ कि अध्यक्ष कौन है इस पार्टी का, एनसीपी का। इसको लेके कन्फ्लिक्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, दोनों तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि तथ्य क्या थे। किसी ने कहा कि सितंबर में चुनाव हुए, किसी ने कहा दिसंबर में हुए, किसी ने कुछ और डेट बताई, किसी ने अक्टूबर की बताई। जो एविडेंस सामने आए वो कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस थे। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं, जो एविडेंस दिए जा रहे हैं, वो रिलायबल नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है बार बार, वो ये कह के कि अगर पार्टी स्प्लिट हो गई है, जो ऑफिस बियरर्स हैं, अब वो पार्टी कैसे चलती है? पार्टी चलती है पार्टी के अपने संविधान से। अगर आपने पार्टी बनाई, पार्टी को रजिस्टर किया, अपने संविधान की कॉपी इलेक्शन कमीशन को दी, इलेक्शन कमीशन ने जब संविधान पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब कार्यकर्ता से लेकर नेशनल कमेटी या काउंसिल तक चुनाव कराएंगे और पदाधिकारियों का निर्णय करेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, उसके खिलाफ गए। जब आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए तो आपकी पार्टी की मान्यता कैसे रखी जाए, क्योंकि आपने तो संविधान का पालन ही नहीं किया। तो जब कोई दूसरा ग्रुप आता है, वो ये कहता है कि क्योंकि इस पार्टी में इलेक्शन नहीं था, इसलिए हम जो मेजॉरिटी था या नंबर ऑफ पीपल अलग हो गए हैं ग्रुप से, आज हमारे पास संख्या है, ओरिजिनल ग्रुप के पास नहीं है,
तो इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी थी या नहीं। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी से चुनाव हुए होते और शरद पवार साहब और जितने उनके पदाधिकारी हैं अगर वो इंटरनल इलेक्शन से नॉमिनेट हुए होते तो शायद उनका पलड़ा भारी होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह पाया कि इंटरनल चुनाव तो हुए नहीं। अब इस बात सिर्फ एनसीपी की नहीं है, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टियां हैं, फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, वहां तो चुनाव होते ही नहीं। इसीलिए अगर कल को वहां पे पार्टी में फूट पड़ती है तो आप इस बात को मान लीजिए कि जिधर नंबर ज्यादा होगा, चाहे आप संस्थापक हैं, लेकिन अगर आपके वहां पे नंबर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों का नहीं है तो आप पार्टी का सिंबल खो सकते हैं। ये रीजनल स्मॉल पार्टीज को अपने बारे में सोचना होगा। अब दूसरा मुद्दा ये था कि जब पार्टी स्प्लिट होती है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि मेजॉरिटी किसके पास है। तो ये अपने आप में एक सवाल था, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा? ऐसा नहीं होता। सवाल इस बात का है कि जितने ऑफिस बियरर्स हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो किसकी तरफ है। अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्शन हुए या नहीं हुए। तो अगर इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्टेड मेंबर अगर स्प्लिट ग्रुप के पास ज्यादा हैं तो फिर आपको पुरानी जो ओरिजिनल पार्टी थी, फाउंडर के साथ जो पार्टी थी, वो स्प्लिट होगी। ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन इज मस्ट, और ये बात कही जाएगी क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप पार्टी रजिस्टर करते हैं तो ये उसका मैंडेटरी क्लॉज है। तो अल्टीमेटली दोस्तों, अगर आप इस पूरे ऑर्डर का पैरा नंबर 142 देखते हैं तो उसमें 3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग कही गई। पहला कि हम टेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या वो आपके अपने पार्टी के संविधान के हिसाब से है या नहीं, उसको देखना होगा। आपकी लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ को देखना होगा कि वहां पे आपके पास कितने लोग हैं। इसका मतलब ये दोनों चीजें मिलके होती हैं टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जब इलेक्शन कमीशन ने इस पैमाने पे एनसीपी को तोला तो पता लगा कि जितने भी एमपीज एमएलएज हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, केंद्र में एमपीज हो या बाकी स्टेट्स में जो एमएलएज हैं, वो अजीत पवार के साथ है। तो उनको ये लगा कि टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में इस समय अजीत पवार एनसीपी के मुखिया हैं, इसलिए सिंबल उनके गुट को दिया जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट था वो है टेस्ट ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी दोनों का सेम है, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया कि इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, हमारा अलग है, हमारा जो पार्टी सिंबल है वो इस ऑब्जेक्टिव के लिए मिला था, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है, इनको अलग सिंबल मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों पार्टियों ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है लेकिन सिंबल हमें मिलना चाहिए। झगड़ा सिंबल को था और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ये आरोप नहीं लगाया कि इनका एम और ऑब्जेक्टिव बदल गया है। तो ये पॉइंट जो था ये नलीफाई हुआ, इस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई ज्यादा वेटेज नहीं दिया। तीसरा मुद्दा था पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है? पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग नहीं है, वो भी सेम है। लेकिन क्या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन हुए या नहीं हुए? मुद्दा ये हुआ कि क्या इलेक्ट कमीशन जो आपका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, क्या आपने उसको फॉलो किया? नहीं किया तो इसका मतलब जो उस समय प्रेसिडेंट या ऑफिस बीरर थे वो फॉल्टी थे, वो अपॉइंटेड थे। अगर आप अपॉइंटेड ऑफिस बीरर होते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता, आपको इलेक्टेड ऑफिस बीरर होना चाहिए, तभी कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में आपकी बात में वजन आएगा। तो जब ये मुद्दे सामने आए तो पता लगा कि एनसीपी के अंदर जो अजीत पवार फ्रैक्शन है, जो गुट है, उसके पास मेजॉरिटी है। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में वो शरद पवार से आगे है, इसलिए इलेक्शन सिंबल उनको दिया गया। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए कि अगर शरद पवार साहब ने इलेक्शन कराए होते, ऑफिस बीयरर्स ने उनको और ऑफिस बीयरर्स को चुना होता, तो आप ये कह सकते थे कि देखिए एनसीपी के इंटरनल जो इलेक्शंस हैं उसके कारण ये ऑफिस बीयरर्स बने हैं। जो लोग छोड़ के गए हैं वो, जिसे आप ये कह सकते हैं कि लालच में गए हैं
या डिफेक्ट होके गए हैं, डिफेक्शन होके गए हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सिचुएशन आप बाकी ग्रुप्स पे लगा लीजिए। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इस समय हमारे यहाँ पार्टीज हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, अगर वहां पे भी इस तरह का बंटवारा होता है, विघटन होता है, तो क्या वो पार्टियां अपना सिंबल बचा पाएंगी? मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको सभी पार्टियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और बहुत क्लियरली उन्होंने इस बात को कहा है, पैरा नंबर 135 से लेकर 137 तक, कि अगर पार्टियां अपने यहाँ इंटरनल इलेक्शंस नहीं कराती हैं, तो जो वर्कर्स हैं उनका पार्टी की लीडरशिप से विश्वास उठ जाता है और इस तरह की पार्टियों में विघटन ज्यादा होता है। और इसीलिए जो ओरिजिनल पार्टी होती है, जो फाउंडर्स होते हैं, वो पार्टी के ऊपर से उनका होल्ड टूट जाता है या खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को जितनी भी रीजनल और छोटी पार्टियां हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज हैं, वो इसको समझेंगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव कराएंगी, ताकि कल को अगर पार्टी में डिफेक्शन हो तो वो अपने चुनाव चिन्ह को बचा सके, अपने सिंबल को बचा सके। नहीं तो वही होगा जो शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इन छोटी फैमिली ओरिएंटेड पार्टी का, इंक्लूडिंग कांग्रेस, वहां पे भी पता नहीं इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं? आज सवाल इस बात का है कि क्या इन पार्टियों को, जो सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं, धरातल से कट गई हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी जिन पॉलिटिकल पार्टीज में खत्म हो गया है, क्या वो देश के अंदर चुनाव जीत पाएंगी? क्या जनता उनको समर्थन करेगी? क्योंकि वहां पे अगर आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन ही स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, तो जनता तक कौन पहुंचेगा? जनता तक अपनी बात ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पहुंचाएंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज का भविष्य है? और अगर नहीं है तो इनको क्या करना चाहिए? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।